हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, आप लोगों के लिए कल से करंट अफेयर्स का क्लास शुरू हो गया। इसमें हम लोग बात करेंगे 2023 में हुई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों का। और ये जो हमारा क्लास है, ये गागर में सागर की तरह है। बस 10 से 15 मिनट में आप लोगों को किसी खास विषय के बारे में संपूर्ण बता दिया जाएगा। आज के क्लास में आप लोगों को दो टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। एक है पर्सन ऑफ द ईयर, 10 पर्सन ऑफ द ईयर 2023, और दूसरा है ग्वालियर और कोझिकोड को यूसीसीएन में शामिल किया गया है। इन दो विषय के बारे में 10 से 15 मिनट में बिल्कुल बाल का खाल निकाल दिया जाएगा, निचोड़ के बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और विश्वास मानिए इस वीडियो के बाद आप लोग टॉपिक से बाहर कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा, आप लोग जवाब देने की कंडीशन में 100% होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला टॉपिक जैसे मैंने बताया 10 पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का है। बच्चों, 10 पर्सन ऑफ द ईयर 2023 बताने से पहले संक्षेप में इसके बारे में बता दूं। टाइम पत्रिका की स्थापना हुई है वर्ष 1923 में, और सबसे पहले 1927 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि पहले इसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नहीं कहा जाता था, पहले इसे कहा जाता था मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड कहा जाता था। और चार्ल्स लिंडनबर्ग पहले पर्सन थे जिनको यह अवार्ड से नवाजा गया था, अर्थात इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर या मैन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। नाम एक बार बच्चों नोट कर लो, चार्ल्स लिंडबर्ग। बहुत इंफॉर्मेशन हो सकता है आपसे पूछा जाए क्या नाम है पहले व्यक्ति का, तो उनका नाम है चार्ल्स लिंडबर्ग। और 1923 में टाइम का स्थापना हुआ था, लेकिन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर या मैन पर्सन ऑफ द ईयर, उस समय मैन पर्सन ऑफ द ईयर कहा जाता था, पहला पुरस्कार 1927 में दिया गया था। पर्सन का नाम है चार्ल्स लिंडबर्ग। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वर्ष 1930 में, जी हाँ बच्चों, वर्ष 1930 में एकमात्र बार पुरस्कार दिया गया है महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी पहले और एकमात्र भारतीय जिन्हें टाइम पर्सन ऑफ ईयर का अवार्ड मिला है वर्ष 1930 में। वैसे अगर ऑनलाइन सर्वे की बात किया जाए तो ऑनलाइन लीडर सर्वे अवार्ड 2014 और 2016 से भारतीय प्रधानमंत्री, अभी के भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस पर्सन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो आप लोग महात्मा गांधी कहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन नरेंद्र मोदी को ऑनलाइन सर्वे के आधार पर पुरस्कृत किया गया है। लेकिन अगर 10 पर्सन ऑफ द ईयर कहा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी का नाम लेंगे। और बच्चों किस साल उनको मिला है? उनको मिला 1930 में। याद कर लो, 1930 में मिला है महात्मा गांधी को। भारत के एकमात्र व्यक्ति है, पहले और एकमात्र व्यक्ति जिन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फिर से रिकैप, 1923 में स्थापना हुआ है बच्चों। टाइम मैगजीन पत्रिका की स्थापना हुआ है 1923 में, लेकिन जब पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड का शुरुआत हुआ है वो हुआ है 1927 में। कंफ्यूज मत हो, 1927 में जो पर्सन ऑफ द ईयर कहा जाता था वो बाद में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से जाना गया है। अब हम लोग बात करते हैं इस साल का। इस साल 6 दिसंबर 2023 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड का घोषणा किया गया। और ये अवार्ड देता कौन है? तो टाइम मैगजीन देती है। टाइम मैगजीन के संपादक का समूह होता है, वो घोषणा करती है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का। वो देखते हैं कि उस साल, जैसे 2023 का अवार्ड दिया गया तो 2023 में कोई पर्सन, ये किसी पर्सन को मिल सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है, किसी संस्था को मिल सकता है, और ध्यान दो किसी विचारधारा को भी मिल सकता है। सिर्फ विचारधारा भी अगर होगा, विचारधारा जैसे मैंने बताया था ये इंटेंजिबल है, अमूर्त रूप है, तो विचारधारा को मिल सकता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये मिलता है उस साल जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया पूरे दुनिया को, उसे मिलता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। और ये पर्सन हो सकता है, ये संस्था हो सकता है, यह विचारधारा हो सकता है, ये एक समूह हो सकता है। तो वर्ष 2023 का अवार्ड दिया गया है अमेरिकी गायिका और गीतकार दोनों है, वह टेलर स्विफ्ट को चुना गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से। हम लोग बात कर लेते हैं टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो बच्चों ये मैं बता दूं कि आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे को याद होगा कि 2017 में टाइम पत्रिका ने साइलेंस ब्रेकर्स नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा था। ये साइलेंस ब्रेकर्स क्या था? साइलेंस ब्रेकर्स जो है एक समूह है जो प्रतिनिधित्व करता था उन लोगों का जो यौन दुर्व्यवहार के विरोध में आवाज उठाए थे। और इसमें बहुत 10 पर्सन ऑफ द ईयर का अगर देखेंगे, यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, इसमें मैक्सिमम पर्सन का फोटो लगाया गया था। उसमें से एक फोटो टेलर स्विफ्ट का भी था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेलर स्विफ्ट जो है टाइम मैगजीन पत्रिका के कवर पेज पे 2 बार आई है, और टाइम मैगजीन पत्रिका के कवर पेज पे 2 बार आने वाली वो प्रथम महिला बनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या टेलर स्विफ्ट को 2 बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, तो आप लोग कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। टेलर स्विफ्ट को सिर्फ एक बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और वो मिला है वर्ष 2023 के लिए। लेकिन हाँ,
टाइम पत्रिका के कवर पेज पे वो 2 बार आने वाली प्रथम महिला बनी है। वो समूह था साइलेंस ब्रेकर, एक समूह है जिसके चेहरा में एक टेलर स्विफ्ट का भी चेहरा है, लेकिन उनको टाइम पर्सन द्वारा सिर्फ 2023 में पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये आपका ए टू जेड है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के बारे में। बच्चों इससे बाहर एग्जाम में आपको नहीं आएगा। अगर कोई भी एग्जाम में आता है, कोई भी पीटी का एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपको एमसीक्यूज में सिर्फ और सिर्फ टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से रिलेटेड यही पूछा जाएगा। जब हम लोग किसी साल किसी अवार्ड का घोषणा संबंधी कोई जानकारी पढ़ते हैं, तो उससे संबंधित अगर भारतीय नाम भी कभी ना कभी लिया गया है, उसे भी हम लोग जरूर याद करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने बताया कि 1930 में, बच्चों ध्यान दे दो, 1930 में महात्मा गांधी को मिलने वाला टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एकमात्र अवार्ड है जो एक भारतीय को मिला है। वो पहले और एकमात्र भारतीय जिन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। दोबारा बताता हूं, मिस्टर नरेंद्र मोदी अभी के भारतीय प्रधानमंत्री को वर्ष 2014 और 2016 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का रीडर्स ऑनलाइन अवार्ड मिला है, जो ऑनलाइन सर्वे के आधार पे अवार्ड दिया जाता है। आज का जो दूसरा न्यूज है जो मैंने शुरू में बताया, वो है ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। आइए इस पे बात करते हैं कि क्या होता है। पहले तो ये बता दूं कि क्या होता है रचनात्मक शहर। अभी आपके स्क्रीन पे 2 फोटो आया है। ये फोटो देने का मकसद बस ये है कि एग्जाम में आप लोग को याद हो जाएगा, यहाँ पे कोझिकोड और यहाँ पे ग्वालियर लिखा गया है। इससे जब भी आप एग्जाम में अगर ग्वालियर और कोझिकोड आएगा, तो आप फोटो देख के आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये ग्वालियर को मिला है, ये कोझिकोड को मिला है, ध्यान रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि यूसीसीएन का जो अवार्ड दिया गया जाता है रचनात्मक क्षेत्र में, ये होता क्या है। तो बच्चों होता ये 2004 में, वर्ष 2004 में यूसीसीएन की स्थापना हुई है। यूसीसीएन का फुल फॉर्म होता है, पहले यूनेस्को का होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। यूनेस्को का एक संस्था है जिसको कहा जाता है यूसीसीएन। हिंदी में अगर कहा जाए तो ये होता है रचनात्मक शहरों का नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क। ये इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुआ है। और ये जो शहर रचनात्मक कार्य में उल्लेखनीय कार्य करता है उसको प्रदान किया जाता है। रचनात्मक रूप में काम करने का मकसद क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुल 7 क्षेत्र का पहचान किया गया है। पहले आप ये देख ले कि कौन सा 7 क्षेत्र है जिसमें कि ये अवार्ड दिया जाता है। ये क्षेत्र है शिल्प एवं लोक कलाएं, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत। ये 7 क्षेत्र है जिन आधार पर रचनात्मक शहरों का चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? यूसीसीएन के द्वारा किया जाता है। और यूसीसीएन की स्थापना हुई है 2004 में हुई है। तब से हर साल विश्व के अलग अलग शहरों को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। इस कड़ी में इस साल 31 अक्टूबर 2023 को अवार्ड की घोषणा किया गया। कुल मिला के 2023 में 55 शहरों का बच्चों चुनाव किया गया है यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल करने के लिए। कितने शहर? 55 शहरों का चुनाव किया गया है वर्ष 2023 में। और 2023 में शामिल किए गए 55 शहरों में बच्चों 2 शहर भारत के हैं, भारत के कोझिकोड और ग्वालियर। ये 2 शहर हैं जिनको इस साल 2023 में यूसीसीएन में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं कि कोझिकोड और ग्वालियर को रचनात्मक श्रेणी में शामिल करने में रचनात्मक शैली के किस रूप में शामिल किया गया। तो बच्चों कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है और ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में, ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में। एक बार फिर से बच्चों पिछले स्लाइड में आप लोग देख लें, ये 7 क्षेत्र, ध्यान रखो एग्जाम में हो सकता है आपको यूपी के एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में, ये आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आप लोग यूपी दारोगा का एग्जाम दे रहे हैं या क्लर्क लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ शहर का नाम ध्यान रखना होगा कि कौन सा शहर है। तो ये शहर है ग्वालियर और कोझिकोड। कुल मिला के 8 शहर है, आगे हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चों अगर आप लोग यूपी पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं या आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी पीसीएस, बिहार का हो या एमपी, कोई भी पीसीएस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको डिटेल में पढ़ना होता है। अगर आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पिछले सालों का देखना शुरू करेंगे पीसीएस या आईएएस का, तो अब आपको बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आता है। एक क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन दिया जाता है, आपको 3-4 ऑप्शन में से किसी खास ऑप्शन का चुनाव करना पड़ता है। तो अगर आप लोग पीसीएस या आईएएस का एग्जाम दे तो आपको जानना होगा कौन सा 7 क्षेत्र है जिसमें यूसीसीएन ये पुरस्कार प्रदान करती है। 7 क्षेत्र बिल्कुल याद कर लो बच्चों, रट लो, ध्यान रखो। ये 7 क्षेत्र है शिल्प एवं लोक कलाएं। फिर से बोलो, शिल्प एवं लोक कलाएं।
पाक कला, मीडिया आर्ट, साहित्य, संगीत, फिल्म और डिजाइन। ये कुल 7 क्षेत्र है बच्चों, जिस क्षेत्र में यूसीसीएन रचनात्मक कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान करती है किसी भी देश के शहर को। अभी तक भारत के कुल 8 शहर को इस पुरस्कार से पुरस्कृत अभी तक किया गया है, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। इस साल 2023 में 2 शहर है, ग्वालियर और कोझिकोड। रचनात्मक शैली में किस क्षेत्र में दिया गया है, तो आप लोग देख रहे हो ग्वालियर को दिया गया संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। अब हम लोग बात करते हैं कि बाकी के कितने शहर हैं, भारतीय शहर, जिसको यह पुरस्कार दिया गया है। मैंने बताया अभी तक कुल 8 शहर है, 2 शहर की बात कर लिए, ग्वालियर और कोझिकोड। जो रिमेनिंग 6 सिटीज है भारत के, वो है जयपुर। जयपुर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में। बच्चों 2 चीज, अगर आप लोग अभी बता रहा हूँ पीसीएस आईएएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको डिटेल में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम का क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में। अगर आप लोग यूपी दारोगा का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ आप लोग याद करो ग्वालियर और कोझिकोड को इस साल दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग पीसीएस आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग डिटेल में ध्यान रखो कि ग्वालियर को दिया गया किस श्रेणी में दिया गया है, तो शिल्प एवं लोक कला में। वाराणसी को दिया गया संगीत के क्षेत्र में। इन दोनों को दिया गया बच्चों 2015 में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 2017 में, तो चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। वर्ष 2019 में मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में और हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में दिया गया है। मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में, आपको मुंबई याद करना बहुत आसान होगा, मुंबई माया नगरी, बॉलीवुड, ये सब आप लोग जानते हैं। तो मुंबई को दिया गया फिल्म के क्षेत्र में वर्ष 2019 में और हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में। ये भी ध्यान आप लोग रखिए, हैदराबाद बिरयानी से याद रखिए, पाक कला मतलब होता है खाना पीना से संबंधित। तो हैदराबाद को दिया गया पाक कला के लिए। वाराणसी को आप लोग संगीत याद कर सकते हैं, बिरजू महाराज से आप लोग याद कर सकते हैं, सॉरी बिस्मिल्लाह खां से आप लोग याद कर सकते हैं संगीत को। वाराणसी में उनका सारा कार्य हुआ है, तो आप लोग संगीत को कोरिलेट कर सकते हैं वाराणसी से। तो वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में दिया गया, जयपुर को शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में, मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में, हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में और श्रीनगर को दिया गया शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में। यूनेस्को का यूसीसीएन अवार्ड दिया गया है। इस साल ग्वालियर और कोझिकोड को भी शामिल किया गया है, किसके, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। तो अब कुल मिला के 8 शहर है जिनको कि अभी तक यूनेस्को का यूसीसीएन अवार्ड मिला है। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। मैंने 2 टॉपिक कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि इन 2 टॉपिक से आप लोगों को कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग जवाब देने की कंडीशन में होंगे। मेरा हर मकसद है 10 से 15 मिनट में आप लोगों को टॉपिक से संबंधित सारा डिटेल बताना, संक्षेप में, लेकिन उसके अंदर की सारी बातों को बता देना। अगर आप क्वेश्चन में अभी बता रहे कि आगे कोई भी एग्जाम आता है, अगर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर या यूसीसीएन का शहरों के संबंधित क्वेश्चन आता है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं जो मैंने स्लाइड बताया है, पीपीटी बताया है, इससे बाहर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। यज्ञ विद्या आप लोगों के लिए अभी डेडिकेटेड यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का तैयारी करा रहा है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग का बहुत सारा क्लासेज हो चुका है और लगातार आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित अभी कंप्यूटर का स्पेसिफिक क्लास भी हम लोग के चैनल पे प्रसारित हो रहा है, जो क्लास आप लोग के कंप्यूटर ऑपरेटर और साथ ही साथ जितने भी एग्जाम जिससे कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें समान रूप से उपयोगी है। तो हमारे सारे क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। जो बच्चा आज पहली बार यज्ञ विद्या से जुड़ रहा है, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग यज्ञ विद्या को सब्सक्राइब कीजिए। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया जा रहा है। हमारे डिस्क्रिप्टिव लिंक में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सब वीडियो पे देखिए, अपने हिसाब से सारे वीडियो को पढ़िए। इसमें बीपीएससी का भी बहुत सारा वीडियो है, जीएस का बहुत सारा वीडियो है, अनगिनत वीडियो आप लोगों के लिए है। अपने हिसाब से वीडियो का चुनाव कीजिए, लेकिन इतना जरूर मैं बताऊंगा कि सारा वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे डेडिकेटेड वेबसाइट www.yagvidya.com पे फ्री में सारा मटेरियल अवेलेबल है, वहां जाए या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाए, जहां से हमारे फ्री मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। लगातार यज्ञ विद्या से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। अपने विचार हमसे जरूर प्रकट कीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, हमारी टीम उस पर काम करेगी, आप लोग के लिए स्पेसिफिक कोर्स लेके आएगी। तो यज्ञ विद्या को देखते रहिए और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मिल रहा हूं, तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।